हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राकेश कुमाऊत और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी का मतलब है विलेयता के बारे में हम डिस्कस करेंगे और विलेयता को अच्छे से समझेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली थी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चों? सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं हिंदी में? विलेयता। अब विलेयता क्या होती है? विलेयता का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। Maximum amount of solute can be dissolved is known amount of solvent. It is defined as maximum amount of solute. Maximum amount of solute. 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 Maximum amount of solute can be dissolved in known amount of solvent at a particular temperature and pressure। तो क्या हो गया? किसी निश्चित ताप व दाब पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। सपोज करो कि अपने पास ये एक सॉल्वेंट है, पानी। क्या है? पानी। पानी को हम प्योर सॉल्वेंट मानते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ों को क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है। और इसमें हम बाहर से डाल रहे हैं, और बाहर से डालने वाला सब्सटेंस अपने पास C12H22O11 बोले तो शुगर। अब शुगर का इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो जाएगा, वो शुगर की क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। अब हम बात करें कि 1 लीटर पानी में 500 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो गया? 500 ग्राम क्या हो गई? इसकी सोल्यूबिलिटी हो गई, इसका अमाउंट हो गया। तो समझ में आ रही बात? तो हम एक बार लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करेंगे, एक बार हम किसको? लिक्विड के अंदर लिक्विड को, और एक बार लिक्विड के अंदर गैस को। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कब तक मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो सकता है? जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए। क्या नहीं बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए, तब तक मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो देखो, अगर सोल्यूट का जो नेचर है वो हम सॉलिड लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी? सोल्यूबिलिटी आ जाएगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मीनिंग क्या हो गया? हम लिक्विड के अंदर सॉलिड सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरी सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, तो दूसरी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो सेकंड हो जाएगी सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के अंदर लिक्विड को क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे, जो कि राउल्स के नियम में देखेंगे आगे। और थर्ड अपने पास आ जाएगी, थर्ड अपने पास आ जाएगी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को किस में बोलेंगे? लिक्विड में बोलेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे डिफाइन करेंगे?
डिफाइन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अपने पास जो सॉलिड सोल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट, ठोस जो विलय है उसको लिक्विड सॉल्वेंट में क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में हम डिजोल्व करेंगे, डालेंगे। डालने पर क्या हो जाएगा, डालने पर अपने पास कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्या डिजोल्व हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में और अधिक विलय को नहीं बोला जा सकता। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 500 ग्राम चीनी को हम 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं, तो विलय की अधिकतम घुली हुई मात्राएं क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और अगर हम 500 ग्राम ही डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वह संतृप्त विलयन कराएगा या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको फैक्टर करने वाले कौन कौन से अपने पास रीजन है जो इसको फैक्टर करेंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें अपना टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टोसों में द्रव में टोसों में द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, टोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कारक है अपने पास नेचर ऑफ सोल्यूट। पहला क्या है बताइए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या पढ़ना है आपको, आपने देखा होगा बचपन में लाइक डिजोल्व लाइक, नाम सुना है क्या, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समान समान को बोलता है का मतलब यह है कि अपने पास आयोनिक जो कंपाउंड है वह पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, जबकि कोवलेंट कंपाउंड है वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो इसका मीनिंग ये हो गया आयोनिक कंपाउंड लाइक H, NaCl, KCl, MgCl2 etc are more soluble in polar solvent like H water, जबकि अपने पास जो कोवलेंट कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड में हम वो बात करेंगे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। जैसे AgCl की बात कर लिया हमने, हम बात कर लेते हैं बेंजीन की बात कर लेते हैं C6H6, AgCl की बात कर लेते हैं, और किसकी बात कर लेते हैं हम, बहुत सारे कंपाउंड है अपने पास कोवलेंट कंपाउंड में। ये सब क्या होंगे, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक H बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट। मोर सोल्यूबल इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो बेंजीन बोले तो C6H6 इसमें बोलेंगे, क्योंकि ये आयोनिक है। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा, दो ध्रुव रहेंगे, दो पोल रहेंगे, और इसके पास भी दो पोलर है H+ और OH-। तो इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये इसको खोल देगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, मोर सोल्यूबल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, मोर सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा आयोनिक कंपाउंड।
ध्रुवीय विलायक में, जबकि सहसंयोजक कंपाउंड अध्रुवीय विलायक में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। अगर हम आयनिक कंपाउंड को नॉन पोलर में डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, और कोवलेंट को किस में डालेंगे, पोलर में डालेंगे तो भी नहीं घुलेगा, क्योंकि समान समान को घोलता है। ऐसा ही काम किस में देखने को मिलेगा, ऐसा ही काम अपने को सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में देखने को मिलेगा। जो पोलर गैसें हैं वह पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, जबकि जो नॉन पोलर गैसें हैं, स्टेबल गैसें हैं, वो किस में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बाकी हम सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड तो किस में देखेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड तो हम राउट्स के रूल में देखेंगे, राउट्स लॉ में देखेंगे, क्योंकि लिक्विड को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो आराम से घुल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ बाद में देखेंगे। सेकंड वाला पॉइंट हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, थर्ड वाला पॉइंट इसके साथ में ही देख रहे हैं। तो साथ में देखेंगे तो बताओ यहाँ पर सॉलिड की जगह क्या हो जाएगा, जो गैस सॉल्यूट हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये चीज़, ये फैक्टर काम करेगा, ये फैक्टर काम करेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोलर गैसें हैं, पोलर गैसें का मतलब समझ में आता है, पोलर गैस का मतलब है HCl, अमोनिया, NH3, ये सब पोलर गैसें हैं। ये किस में डिजोल्व होगी, ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, इसमें पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, ध्रुवीय विलायक में डिजोल्व होगी। जबकि जो नॉन पोलर गैसें हैं, नॉन पोलर गैसों का मतलब जो स्टेबल गैसें हैं, नॉन पोलर गैस लाइक H2, N2, O2, या जिनका डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो है, वो सब नॉन पोलर है। नॉन पोलर जैसे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एच कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, इन सब में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर भी क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पर दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा फैक्टर अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा दूसरा फैक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, जब किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में डाला जाता है, जब किसी सॉलिड सॉल्वेंट को लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, तो जो प्रोसेस होता है घुलने का, डिजोल्व होने का जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं घुलने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। डिसोल्यूशन का मतलब है विलीनीकरण। विलीनीकरण का मीनिंग क्या है, विलीनीकरण का मतलब है घुलना। घुलने का मीनिंग समझ में आ गया क्या है, जब किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण कहलाती है। समझ में आ गई। विलीनीकरण की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप लिख दोगे, लिख देंगे, बिल्कुल सही। आ रही बात समझ में। अब इससे विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने पास क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और इसी समय में विलयन में से कुछ विलय के कण ठोस विलय के कणों के साथ संघर्ष कर विलयन से अलग हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। नहीं आया समझ में। जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो इसका जो अमाउंट है वह इसमें घुलने लगता है, और घुलने की जो ये प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, यही डिसोल्यूशन कहलाता है। अब डिसोल्यूशन समझने के बाद एक और टर्म आती है क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी टर्म, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टलीकरण। क्या होता है क्रिस्टलीकरण, भाई क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है कि हम और ज़्यादा सॉल्यूट अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसकी, विलय की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसमें, विलयन में, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कुछ समय बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के जो ठोस पार्टिकल से
वह क्या करेंगे, वह पार्टिकल क्या करेंगे, विलियन के पार्टिकल से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे या कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कि अपने पास ये आता है, इसका आपने नाम सुना है Na2CO3.10H2O। तो हम जो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है वॉशिंग सोडा। कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग सोडे को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने पर जो अमाउंट उसका घुलना चाहिए वो तो घुल जाएगा, बट कुछ अमाउंट है, जैसे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उससे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे, संघट करेंगे और उससे अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। ऐसा ही कॉपर सल्फेट में होता है, कॉपर सल्फेट .5H2। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 5 जो इसके मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल से, वह इसके साथ कोलाइड करेंगे और बाहर हो जाएंगी। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इसकी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, लीचे टेलियर प्रिंसिपल से समझेंगे। किससे समझेंगे बच्चों, लीचे टेलियर प्रिंसिपल से। किससे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ले चार्टियर प्रिंसिपल, लासा तेलिए के नियम से समझेंगे। किससे समझेंगे, लासा तेलिए के नियम से समझेंगे। अब लासा तेलिए का नियम क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये अपने पास कोई सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट है, और सोल्यूट कौन सी फेज में है, सॉलिड फेज में है। उसमें हमने किसमें डाला उसको, लिक्विड सॉल्वेंट में डाला है, इसमें लिक्विड सॉल्वेंट में। तो बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद या तो हीट क्या हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है, या हीट क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी तो उसके अकॉर्डिंग लीचे टेलियर का प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। तो या तो हीट रिलीज हो सकती है, अगर हीट यहाँ पर रिलीज हो गई तो यहाँ पर बताओ क्या निकलेगी, यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी निकलेगी तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है ऊष्माक्षेपी प्रोसेस हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होगी, जैसे इसमें भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जैसे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट का मतलब है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डिटर्जेंट हीट को रिलीज करता है। हीट को रिलीज करेगा तो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम लीचे टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर टेम्परेचर का इफेक्ट कम है। अब यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो कौन सी फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में, और टेम्परेचर का इफेक्ट रिएक्टेंट में कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम है वह किधर भागेगा, किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में बैक जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो सोल्युबिलिटी तो इंक्रीज ही नहीं हुई, सॉलिड अलग हो गया और सॉल्वेंट अलग हो गया, मतलब सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट अलग हो गया। इन केस में एक्सोथर्मिक के केस में अपने को सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन किधर भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यही चीज किसमें होगी, यही चीज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर होगी। भाई हम गैस को क्या करेंगे, गैस को हम किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे। तो पानी में डालने पर कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि गैस क्या रिलीज होगी तो ऊष्मा निकालेगी, ऊष्मा निकालेगी तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन
बैकवर्ड जाएगी तो अपने को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। आया या नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, समझ में आ गया? तो एक्सोथर्मिक के गैस में तो जो सोल्युबिलिटी है वह टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अच्छे से मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। लीचेटेलियर प्रिंसिपल 11th क्लास का टॉपिक है, तो देखो ध्यान से। लीचेटेलियर प्रिंसिपल लासा तेलिए का नियम। कौन सा नियम? लासा तेलिए का नियम। लासा तेलिए के नियमानुसार जब किसी साम्य में टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर का इफेक्ट क्या किया जाए, कम किया जाए या इंक्रीज किया जाए, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इनका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए, नगण्य हो जाए। तो इधर देखो आप ध्यान से, जैसे कोई रिएक्शन है अपने पास, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बताओ क्या इफेक्ट दिखेगा अपने को? हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर इफेक्ट क्या है, कम है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम है। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा दो बोले, देखो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन 4 है, 4 मोल है, जबकि प्रोडक्ट में 2 है। तो कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जबकि अपने पास रिएक्शन आती है PCl5 गैस जो डीकम्पोज होती हैं, इसमें PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम है या मोल कम है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 मोल है जबकि रिएक्टेंट में 1 ही मोल है। तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर जो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यही चीज है, इसमें भी यही चीज है, सेम चीज है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में। इधर देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है सब चीजें। ये अपने पास सॉलिड सोल्यूट है। कौन सा है? सॉलिड सोल्यूट। उसको लिक्विड सॉल्वेंट में हमने डिजोल्व किया है। तो सपोज करो कि उसको हीट देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है? हीट देनी पड़ रही है। हीट देनी पड़ रही है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अपने पास क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल जो शुगर है, शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो शुगर का जो सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो वह जो रिएक्शन होती है वह अपने पास कौन सी होती है? वह अपने पास होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है? डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है बच्चों? डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। चेंज इन एंथैल्पी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था उधर शिफ्ट होगी जिधर किसका इफेक्ट कम है, जिधर टेम्परेचर का इफेक्ट कम है या हीट का इफेक्ट कम है। तो हीट का इफेक्ट देखो आप, हीट रिएक्टेंट में ज़्यादा है तो किधर भागेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। कौन सी दिशा में? अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। आ रही बात समझ में सर? बिल्कुल आनी चाहिए, सभी लोगों के समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अगर सॉलिड सोल्यूट को हम क्या करते हैं? लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में। और क्या होता है लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर? अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है।
सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है और क्या होता है, हीट यहाँ पर निकलती है। तो प्रोसेस कौन सा हो गया, प्रोसेस हो गया अपने पास एक्सोथर्मिक। कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। उष्मा सेकी अभिक्रिया हो गई। जैसे वॉशिंग सोडे को हम पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं निकलती है जैसे जितनी लाइम वाटर में निकलती। लाइम देखा है आपने, पिक लाइम में पानी डालने पर क्या हो जाता है, स्लेक्ट लाइम में चेंज हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जितना घुलना चाहिए उतना तो घुलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगी, यहाँ पर हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो बताओ कौन सा प्रोसेस हो गया, उष्मा कौन सा हो गया, सेपी हो गया, उष्मा सेपी हो गया। तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई नेगेटिव हो गई। तो हम आप बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कैसे, ये नहीं आया समझ में, दूसरा एग्जांपल देख लो। ये अपने कौन सा लाइम है, क्विक लाइम, इसमें हमने पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, स्लेग लाइम में चेंज हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, कैल्शियम ऑक्साइड H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी तो हाईली क्या हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक के। तो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, सब में विस्थापित हो जाएगा किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड का मतलब है पश्च दिशा में, पश्च दिशा में स्थापित हो जाएगा, पश्च दिशा में स्थापित हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। तो सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सोल्यूबिलिटी कब होती है, जब आगे जाता है सॉल्यूशन बनता है सेचुरेटेड, तो सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही है। अब देखो इसी में सेम चीज है, इसी के अंदर सेम चीज क्या है, इसी के अंदर सेम चीज है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बताओ गैस को हम क्या करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो आप, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास लिक्विड वाटर है, उसके अंदर गैस को हम डाल रहे हैं। बताओ गैस इसमें डिसॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर होना चाहते हैं। तो गैस तो इसमें सोल्यूबल ही नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर गैस सोल्यूट होगी और अपने पास जो लिक्विड है वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा और घोलने पर क्या बनेगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो किसी भी गैस को द्रव में घोलना कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा अपने पास एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक बोले तो उष्मा सेपी, और उष्मा सेपी के केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ए ऑलवेज नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। ताप को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जो साम्य अवस्था है वह पश्च दिशा में विस्थापित होगी। इक्विलिब्रियम किधर विस्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्च दिशा में चला जाएगा। कौन सी दिशा में, पश्च दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। यही कारण है कि जो कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप की बोतलें होती है उसमें जो CO2 गैस है
वह क्या होती है, कम टेम्परेचर पे क्या की जाती है, पास की जाती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, अच्छा टेस्ट आए, तो कम दाब पे पास की जाती हैं। अब अपने पास थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम इसको लेके बात करेंगे, दाब के प्रभाव को लेके बात करेंगे। तो दाब के प्रभाव में हम क्या करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड में दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल है और लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, मतलब दोनों कंप्रेस नहीं होते, इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट क्या नहीं पड़ेगा, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि गैस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसको हेनरी के लॉ से हम समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।